एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाई क्विज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और जो पेपर हमारा दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के अंदर हुआ है, इस पेपर में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली ये पार्ट नंबर 2 है, यानी इसी पेपर के कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन हमने पार्ट 1 के अंदर कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और बाकी बचे सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। और जो पार्ट 1 हमने पढ़ा है, मतलब कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इस वीडियो के बाद आपको विजिबल हो जाएगी या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। दिया है गिवन बिलो आर स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन कॉलम एक्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम वाई। यानी कि स्पीसीज को लेकर के बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग तरीके से और उनको अलग अलग स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो यहाँ कॉलम एक्स के अंदर आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है एंड कॉलम वाई के अंदर उस कॉन्सेप्ट के अंडर क्या कहा गया है ये आपको बताया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देखो, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखा गया है कि जो एक जैसे दिखाई देंगे वो एक स्पीसीज के अंदर हैं, जो थोड़े अलग दिखाई देंगे वो अलग स्पीसीज है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो लगभग हम सारे एक जैसे दिखाई देते हैं अनटिल अनलेस कि हमारा स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है, बट एज सच हम एक जैसे होते हैं कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हमारी ऊपर है, नाक इनके बीच में है और नाक के जस्ट नीचे हमारे लिप्स या माउथ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम कहेंगे कि वो सारे एक स्पीसीज के अंदर है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें एलिफेंट यानी हाथी की, तो वो बिल्कुल अलग हमसे दिखता है, तो वो अलग स्पीसीज है। तो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि देखो यहाँ लिखा है अ स्पीसीज इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सेट। यानी स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो उन्हें हम स्पीसीज कह देंगे। तो यहाँ ए का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आप देखिएगा ए का सेकंड आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी फर्स्ट। तो एक ही मैच करने से आप अपने सही आंसर पर तो आ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में कहा है कि कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म है, जब वो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म बनता है, अगर वो भी फर्टाइल है और वो भी आके ब्रीड करके एक और फर्टाइल बना सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज के अंदर रखेंगे। मानो कि 2 ऑर्गेनिज्म है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब वो ब्रीड करते हैं तो ब्रीडिंग करने के बाद उनका जो भी प्रोजेनी बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, वो फर्टाइल नहीं है, यानी वो आगे अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकता है। तो उन दोनों ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज के अंदर नहीं रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। देखो लिखा भी है स्पीसीज आर द ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सच ग्रुप्स। यानी कि स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। आफ्टर दैट इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? ये कहता है कि मानो ये कोई भी एक एंसेस्टर है ए, यहाँ से उसके 2 डिसेंडेंट्स आए हैं, मान लेते हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। यहाँ ए से मान लेते हैं A1 आया है एंड A2 आया है, यहाँ B से B1 है एंड B2 है। तो ये सारे ही एक स्पीसीज के अंडर ही आएंगे। और कब तक ये स्पीसीज के अंडर आएंगे? जब तक ये अपनी आइडेंटिटी को सेम रखेंगे। हालांकि देखो A अलग हो गया है, B अलग हो गया है,
लेकिन इनके एंसेस्टर तो सेम है, इस वजह से ये सारे एक ही स्पीसीज के अंदर आएंगे। ये कहा है इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ लिखा है सिंगल lineage of ancestor descendant population which maintain its identity from other such lineage। यानी कि यहीं से मानो एक और एंसेस्टर है B, यहाँ से भी कोई आया है, इस तरीके से यहाँ भी है, इनसे ये अलग होते हैं तो ये एक स्पीसीज होगी और ये दूसरी स्पीसीज होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी C का हो जाएगा 1, तो C का 1 दिया है। लास्ट में है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अ ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोनोफाइलिल, जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप होता है उसके बिहाफ पर रखा गया है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मोनोफाइलेटिक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। इट इंक्लूड्स ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर इंक्लूडिंग दैट एंसेस्टर इटसेल्फ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये A है, A से 2 डिसेंडेंट आए हैं B एंड I से फिर J और K आए हैं, और B से C आया है, F आया है, फिर C से D है, E है, F से G है और H है। तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। यहाँ जो ब्लू लाइन में दिखाया गया है इस तरीके से, दिस इज ऑल मोनोफाइलेटिक ग्रुप। यहाँ पर ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, उसमें क्या होता है एंसेस्टर और उसके डिसेंडेंट सबको रखा जाता है, तो ये होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर ये सारे ही एक स्पीसीज के अंडर आएंगे। तो अगर इस तरीके से हम बताते हैं स्पीसीज को तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी डी का हो जाएगा 4th। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 58, क्वेश्चन आईडी है 1 to 4। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट हैबिटेट टाइप एंड जियोग्राफिक रीजन वेयर दे कैन बी फाउंड। कॉलम एक्स के अंदर आपको हैबिटेट का टाइप दिया गया है एंड कॉलम वाई के अंदर कि ऐसे हैबिटेट कहाँ मिलते हैं ये आपको बताया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले बताया है अबाउट द मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स कहाँ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनग्रोव्स क्या होते हैं? तो मैनग्रोव्स इज अ शर्ब और ट्रीज दैट ग्रो मेनली इन द कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर होता है जहाँ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर दोनों मिल जाते हैं, तो उस पानी को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो इस ब्रैकिश वाटर में जो शर्ब या ट्रीज मिलते हैं उनको हम मैनग्रोव्स बोलते हैं। और भी खास बात होती है इनकी, मैनग्रोव्स ग्रो इन अ इक्वेटोरियल क्लाइमेट टिपिकली अलोंग द कोस्ट लाइन एंड टाइडल रिवर्स। कोई भी जो रिवर होती है उनके बैंक पर भी ये मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं। दे हैव स्पेशल एडेप्टेशंस टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड टू रिमूव सोल्ट। इनके पास एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक तरीके से एडेप्टेशन होती है कि वहां पर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ले लेते हैं और सोल्ट को रिमूव कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि वो ब्रैकिश वाटर में रह रहे हैं तो वहां सोल्ट तो होगा ही। तो उनके पास ये कैरेक्टर होता है, एडेप्टेशन होता है कि ये पानी से एडेप्टेशन, मतलब एडेप्टेशन है इनके अंदर कि पानी से ऑक्सीजन को ले सकते हैं और जो सोल्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी कंडीशन में भी टॉलरेट कर लेते हैं। बाकी प्लांट ऐसी कंडीशन में मर जाते हैं, लेकिन जो मैनग्रोव्स होते हैं वो वहां पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे आप ये प्लांट देख सकते हैं, तो उनकी जो रूट होती है वो ऐसे ऊपर से उठ जाती है इस तरीके से, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं लगातार। तो ऑक्सीजन को लेने के लिए उनकी जो रूट होती है वो पानी से बाहर निकल जाती है, यानी एरियल हो जाती हैं, ताकि वहाँ ऑक्सीजन आ सके, और ऐसे ही वो सोल्ट को भी वहाँ से रिमूव कर सकती हैं पानी से। इस तरीके से इनको मैनग्रोव्स कहा जाता है। ये मिलते कहाँ हैं? यहाँ आप देखेंगे हमारे भारत का ये जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट होता है उसके जस्ट यहाँ एंड पर एक सुंदरबन नेशनल पार्क है, वहाँ ये मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि मैनग्रोव्स को हम मैच कर सकते हैं सुंदरबन यानी कि 3rd से। तो एक का 3rd हो जाएगा जो कि आपको 2 ऑप्शन में दिया है, तो बाकी 3rd, 2nd को और 4th को हम कट कर सकते हैं। इसके बाद है तराई। ये कहाँ मिलते हैं? तराई इज टू अ लो लैंड रीजन इन द पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द आउटर फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज का जो फुट हिल होता है यानी कि यहाँ पर ये वाला एरिया जो होता है
जो कि नेपाल का साउथ होता है और इंडिया का नदर्न होता है, और हिमालयाज जो है इसका फुट हिल होता है। यहाँ पर तराई हैबिटेट देखने को मिलता है, जो कि एक लो लैंड रीजन होता है, जो शिवालिक हिल्स के पास भी होता है, नदर्न ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। दिस lowland belt is characterized by tall grassland, scrub savannas, sal forest and clay rich swamps। इस हैबिटेट में इस तरीके से मिलते हैं, टोल ग्रासलैंड मिलते हैं, स्कर्ब सवानाज मिलते हैं, साल फॉरेस्ट मिलते हैं एंड क्ले रिच स्वैम्प्स मिलते हैं इस तराई वाले रीजन में। ठीक है, तो इसको हम मैच कर सकते हैं हिमालयाज फुट हिल से। तो तराई कहाँ मिलेगा? हिमालयाज फुट हिल से, यानी बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ ठीक है, आपको दोनों में दिया है। इसके बाद आता है लेटेराइट प्लेट्यू। ये कहाँ मिलेगा? देखो, जो लेटेराइट प्लेट्यू होता है ये वेस्टर्न घाट में मिलता है। आर अ टाइप ऑफ रॉक आउटक्रॉप दैट आर रिच इन द एंडेमिक स्पीसीज। ये वेस्टर्न घाट क्या है? एक हॉटस्पॉट एरिया है जहां पर एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं। तो वेस्टर्न घाट का ही एक एरिया है जिसको लेटेराइट प्लेट्यू बोलते हैं, जहां पर रॉक आउटक्रॉप होती हैं और वहां एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहती हैं। अगर आप उस स्पीसीज को वहां से उठाकर कहीं और लेके जाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। हमारे क्वेश्चन में ही एक और दिया हुआ है सोलाज। सोलाज भी एक वेस्टर्न घाट में मिलने वाला ही एरिया है। सोलाज आर द लोकल नेम फॉर द पैचेज ऑफ स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन वैलीज एमिड रोलिंग ग्रासलैंड इन द वेस्टर्न घाट। ये भी वेस्टर्न घाट में मिलने वाला ही एक हैबिटेट है, सोलाज भी और लेटेराइट प्लेट्यू भी। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। लेटेराइट प्लेट्यू भी कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट में, यानी सी का 1 होगा। एज वेल एज सोलाज जो होते हैं ये भी वेस्टर्न घाट में ही मिलते हैं। तो सी और ई का 1 होना चाहिए। यहाँ सी का सेकंड दिया है, इसको कट कर सकते हैं। यहाँ सी का 1 है, ई का 1 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इसके बाद है एरिड ग्रासलैंड। ये मिलते हैं बन्नी में, बन्नी में देखने को मिलते हैं एरिड ग्रासलैंड, तो डी का हो जाएगा सेकंड। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम डायग्राम की हेल्प से उनको याद करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ ये भी आप रीड कर सकते हैं, ये बन्नी के बारे में है, जो अभी हमारा लास्ट जो ऑप्शन था। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो कि कॉलम एक्स में दिया है, विद द इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट दे आर नोन फॉर। यानी कॉलम एक्स में आपको साइंटिस्ट का नाम दिया है, एंड कॉलम वाई में इन साइंटिस्ट ने क्या किया है इसके बारे में बताया है। आपको मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मुझे याद आता है वो है एजी टेंसली। एजी टेंसली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म इकोसिस्टम को डिफाइन किया था, यानी कि इकोसिस्टम जो वर्ड हम यूज करते हैं उस टर्म को दिया था एजी टेंसली ने। यानी बी का क्या है? सेकंड है। बी का सेकंड हमें 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद है चार्ल्स एल्टोन। चार्ल्स एल्टोन ने क्या किया है? देखो, जो चार्ल्स एल्टोन है वॉज अ टावरिंग फिगर इन इकोलॉजिकल इन जनरल एंड एनिमल इकोलॉजी इन पर्टिकुलर। Although he was a chief architect of the concept of the pyramid of numbers and one of the inventor of the concept of food chain, food web and ecological niche। यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें फूड चेन चलती है, फूड वेब होता है, इकोलॉजिकल निश होते हैं, इन कॉन्सेप्ट के बारे में ही चार्ल्स एल्टोन ने बताया है। साथ साथ जो हम नंबर का पिरामिड बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए, जो नंबर के लिए पिरामिड हम बनाते हैं उसको भी चार्ल्स एल्टोन ने ही डिफाइन किया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि सर आर्थर जी टेंसले ने जो इकोसिस्टम के लिए टर्म है 1935 में दी थी, और जो रेमंड लिंडमैन है उन्होंने कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रॉफिक डायनेमिक्स इन 1942। जो लिंडमैन है उन्होंने 10% लॉ भी दिया हुआ है। 10% लॉ ये कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है वहां पर केवल 10% एनर्जी ही जाती है, बाकी 90% वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है
लेकिन 10% आगे मूव करती है, ठीक है। तो उसी को ही ट्रॉफिक डायनेमिक्स बोलते हैं, यानी कि एक ट्रॉफिकल लेवल है, फिर दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, फिर तीसरा है, इनके बीच में डायनेमिक्स रहता है और 10% का लॉ ये फॉलो करते हैं आगे एनर्जी को फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। ट्रॉफिक डायनेमिक्स किसने दिया है? लिंडमैन ने दिया है। तो देखो रेमंड लिंडमैन ने क्या दिया है? ट्रॉफिक डायनेमिक्स, यानी कि डी का हो जाएगा 1, और डी का 1 हमें 2 ऑप्शन में दिया है, यानी कि हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो चार्ल्स एल्टोन है उन्होंने क्या किया है? थर्मोडायनेमिक व्यू दिया है इकोसिस्टम का। तो ये ए का हो जाएगा 4th, ए का 4th है, ए का 4th है, बी का 2nd है, और जो एजी लोटका है उन्होंने पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन द इकोसिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है। यानी कि जो इकोसिस्टम में फीडिंग मैकेनिज्म चलता है, कौन किसको खाएगा, हर्बीवोर्स किसको खाएंगे, फिर कार्निवोर्स किसको खाएंगे, इसके बारे में एजी लोटका ने बताया है। तो यहाँ सी का हो जाएगा 3rd। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो चार्ल्स एल्टोन है उन्होंने थर्मोडायनेमिक व्यू दिया है इकोसिस्टम का। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम के लिए टर्म दी है। एजी लोटका ने पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप दिया है बिटवीन इन इकोसिस्टम, और लिंडमैन ने बताया है ट्रॉफिक डायनेमिक्स के बारे में। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। द टेबल बिलो लिस्ट फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स and the description of these methods which include both algorithm and optimality based methods or criteria। यानी यहाँ आपको दिया हुआ है कॉलम एक्स में दिया है फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड जो होता है, यानी कि जो हम ट्रीज बनाते हैं, देखते हैं कि दो कोई भी एंसेस्टर हैं, उनके जो डिसेंडेंट आए हैं उनमें कितना रिलेशन है, या फिर आज जो हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनके एंसेस्टर थे या फिर उनके जो एंसेस्टर थे उनमें क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो उसको बनाने के लिए जो मेथड्स होते हैं अलग अलग, उनको हम फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। तो वो आपको कॉलम एक्स में दिया है, और उस मेथड में हम क्या करते हैं ये आपको कॉलम वाई में दिया है। मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्सिमोनी क्या होता है? मैक्सिमम पार्सिमोनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि एक ऐसा ट्री, मानो हमारे पास 2-3 ट्री रख दिए गए हैं जो बता रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के बारे में कि वो कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिससिमिलर हैं। तो आपके पास 2-3 ट्री हैं, जो भी ट्री कम स्टेप में चीज़ों को समझा रहा है, उसमें चेंज कम हुए हैं और उस कम चेंज से ही वो बातों को बता पा रहा है कि किसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी डिससिमिलैरिटी है, तो उसको ही हम एक बेस्ट ट्री कहेंगे, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम पार्सिमोनी, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ चेंज मिनिमाइज्ड ओवर द एंसेस्ट्रल स्टेट, यानी कि एंसेस्ट्रल स्टेट हम बता रहे हैं एंसेस्टर के बारे में क्या रिलेशन है, और कम से कम स्टेप में हम बता पा रहे हैं, तो वो ही हमारा बेस्ट ट्री होगा। सो दिस इज मैक्सिमम पार्सिमोनी, ओके। एक बार देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फ्रॉम मोलिकुलर डेटा। हमारे पास जो भी मोलिकुलर डेटा होता है उसके बिहाफ पर हम जो इवोल्यूशनरी ट्रीज फाइंड आउट करते हैं, बनाते हैं, उसको फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। दिस मेथड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, लाइक पार्सिमोनी है, डिस्टेंस है, लाइक्लीहुड मेथड है। ये 3 तरीके होते हैं इस फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड के, ठीक है। उसमें जो मैक्सिमम पार्सिमोनी है ये क्या है? Maximum parsimony is a biological principle that states that the simplest explanation for a phenomena is the most likely to be the true। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम बहुत ही कम या फिर बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा पा रहे हैं। सो दिस इज मैक्सिमम पार्सिमोनी। The shortest possible tree that explain the data is considered the best। ऐसा ट्री जो बहुत ही कम डेटा में चीज़ों को बता पा रहा है, that will be the best, ठीक है। तो इस तरीके से ए का हो जाएगा 2nd। तो ए का 2nd हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में। इसके बाद है मिनिमम इवोल्यूशन। मिनिमम इवोल्यूशन क्या कहता है? देखो, मिनिमम इवोल्यूशन जिसको ME बोलते हैं, इज अ डिस्टेंस बेस्ड मेथड यूज्ड इन द फाइलोजेनेटिक मॉडलिंग। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ट्री with the shortest total sum of branch lengths
इज द मोस्ट लाइकली टू बी द ट्रू। यानी कि हमारे पास मानो ये कोई भी ट्री हमने बनाया है, जैसे ये ए है, ए से इस तरीके से बी आया है, फिर सी है, फिर बी से B1 मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं, सी से C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। तो इस ट्री की ये ब्रांचेज होती हैं, ये इस तरीके से ब्रांचेज होती हैं। तो जिस भी ट्री में इन ब्रांचेस की जो डिस्टेंस है उसका सम मिनिमम होगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमम इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि देखो डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है, यानी कि ये एंसेस्टर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया है इसके बारे में बताता है और इसी के बिहाफ पर बनाया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द ट्री विद द शॉर्टेस्ट टोटल सम ऑफ ब्रांच लेंथ इज द मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू वन। ठीक है, चलिए इसको मैच करते हैं। तो मिनिमम इवोल्यूशन क्या होता है? ट्री लेंथ दैट इज सम ऑफ ब्रांच लेंथ्स ऑफन एस्टिमेट बाय लीस्ट स्क्वायर्स, जिसमें भी सबसे कम उनका सम आएगा उसको ही हम मिनिमम इवोल्यूशन कहेंगे। यानी बी का हो जाएगा 1, तो यहाँ बी का 1 दिया है। इसके बाद है बेसियन और नेबर जॉइनिंग। तो ये क्या होते हैं? देखो नेबर जॉइनिंग क्या कहता है? इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स नेबर जॉइनिंग इज अ बॉटम अप क्लस्टरिंग मेथड फॉर द क्रिएशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। इसमें क्या कर रहे हैं हम? ट्री को बना रहे हैं क्लस्टर करके, यानी जो भी हमारे पास डेटा है उनको हम मैच कर रहे हैं कि वो कितना मैच हो रहे हैं, कितना मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्लस्टरिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेबर जॉइनिंग, यूजुअली बेस्ड ऑन DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटा। द एल्गोरिदम रिक्वायर नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ टेक्सा टू क्रिएट द फाइलोजेनेटिक ट्री। यानी कि इस ट्री को बनाने के लिए जो टेक्सा है उनके बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ उनका जो DNA है, प्रोटीन है, उनके सीक्वेंस के बिहाफ पर उनमें कितना डिफरेंस है। जब हम ट्री बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नेबर जॉइनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ सो नेबर जॉइनिंग क्या हो जाएगा? क्लस्टर एल्गोरिदम टू अराइव एट अ सिंगल ट्री। हम एक ट्री बनाना है और हम एल्गोरिदम कर रहे हैं, यानी कि उनका DNA प्रोटीन का सीक्वेंस देखकर उनको हम बता पा रहे हैं कि कितने डिसिमिलर हैं, कितने सिमिलर हैं, तो उसको बोलते हैं नेबर जॉइनिंग। लास्ट में बचा है बेसियन। ये क्या होता है? देखो ये कहता है बेसियन इन्फेरेंस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इन विच Bayes theorem used to update the probability for a hypothesis as more evidence or information become available। इसमें हमने मानो अगर कोई भी हाइपोथेसिस दिया है, कोई भी बात हमने कही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हाइपोथेसिस की, मोर एविडेंस और इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल। यानी उस चीज़ के लिए जो भी हाइपोथेसिस हमने बोला है, जो फिर बात बताई है, तो उसके लिए कितने एविडेंस है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम बेसियन बोलते हैं। फंडामेंटली बेसियन इन्फेरेंस यूज प्रायर नॉलेज in the form of prior distribution in order to estimate the posterior probabilities। कोई भी बात हमने जो कही है उसके बारे में हमारे पास कितनी नॉलेज है, यानी पहले उसके बारे में कितनी बातें हुई हैं, उसके बिहाफ पर यदि हम कुछ बताते हैं उसी को हम बेसियन इन्फेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम मैच कर सकते हैं अपने ऑप्शन से, जिसमें लिखा है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज calculated by integrating it over branch lengths and substitution parameters। तो यानी कि इसमें हम बता पा रहे हैं कि किस तरीके से जो भी बातें हमने कही हैं उनका हमारे पास कितना एविडेंस है, कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? Defending a territory is energetically expensive and animal should invest in this only if it is profitable। कोई भी टेरिटरी है, कोई भी एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। कोई भी एनिमल किसी भी टेरिटरी को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो कब करेगा प्रोटेक्ट? यदि उसको इस चीज़ से कोई बेनिफिट होता है। यानी मानो हमारे पास कोई एरिया है, उस एरिया को अगर मैं प्रोटेक्ट करती हूँ तो केवल मैं तभी प्रोटेक्ट करूंगी उस एरिया को जब मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं उस टेरिटरी या उस एरिया की प्रोटेक्शन नहीं करूंगी। ऐसे ही कहा है कि कोई भी एनिमल जो होता है वो किसी भी टेरिटरी को तब ही प्रोटेक्ट करता है जब उसे उससे कुछ प्रॉफिट होता है।
आगे लिखा है a sunbird species is depend on a plant species that contain nectar rich flower making it an important resource for the sunbird। इसमें लिखा है कि जो सनबर्ड स्पीसीज होती है वो डिपेंड करती है एक प्लांट स्पीसीज पर जिसके पास नेक्टर होता है, मतलब एक प्लांट है जिसके पास नेक्टर रिच फ्लावर होते हैं, उस पर ये डिपेंड करती है। मेल्स में डिफेंड टेरिटरीज कंटेनिंग दीज प्लांट्स अगेंस्ट अदर मेल्स while allowing female to access the flower. In this way they keep competitor out and get access to the female। इसमें कहा है कि हमारे पास ये एक एरिया है, ये एक टेरिटरी है और इसमें एक प्लांट है, उस प्लांट पर जो फ्लावर आते हैं वो नेक्टर रिच होते हैं, ठीक है। तो मानो ये कोई भी एक सनबर्ड है और ये मेल है, ये सनबर्ड क्या है, मेल है, तो ये इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि जहां पर ये फ्लावर होंगे या प्लांट होंगे वहां पर सनबर्ड की फीमेल भी आएंगी। फीमेल क्यों आएंगी? ताकि वो यहां आकर के नेक्टर को ले सके। अब जब फीमेल यहां आ रही है नेक्टर को लेने के लिए, तो जो भी इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये जो मेल है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये मेल इस फीमेल को भी एक्सेस कर पाएगा। आई थिंक मैं नहीं समझा पाई हूँ, फिर से देखते हैं। ये कोई भी एक एरिया है, इसमें ये प्लांट है, उस पर बहुत सारे फ्लावर हैं, उन फ्लावर पर नेक्टर लगा है, तो ये मेल इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि जहां पर ये फ्लावर है वहां नेक्टर है, जहां नेक्टर है वहां पर फीमेल आएंगी नेक्टर लेने के लिए, और जैसे ही फीमेल यहाँ आएगी तो ये मेल इस फीमेल को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसे पता है फीमेल को कि यदि मुझे ये नेक्टर लेना है तो मुझे इस मेल के साथ में ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेल का एरिया है। तो ये मेल जो होते हैं इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि यहाँ फीमेल आए और ये फीमेल के साथ में ब्रीड कर सके, ठीक है। तो आगे देखिए, the column below P to S represent characteristics of the resources and their variant. From the given option, choose the combination of plant characteristics that make defending a territory most profitable of male। इसमें लिखा है कि जो टेरिटरी है, जो एरिया है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक मेल उसको डिफेंड कर सके, उसका प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है। तो देखो, एक तो ऐसा एरिया है जिसमें कि ये ज्यादा प्लांट है, एक ये ऐसा एरिया है जिसमें ये प्लांट कम है, तो मेल किसे चुनेगा? ऑफ कोर्स इसे चुनेगा, क्योंकि यहाँ प्लांट ज़्यादा है तो यहाँ फीमेल ज़्यादा आएंगी, फीमेल ज़्यादा आएंगी तो उस मेल के लिए ब्रीडिंग करने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो कोई भी मेल उस टेरिटरी को चुनेगा जिसमें फ्लावर या प्लांट ज़्यादा होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर अबंडेंस ऑफ फ्लावर इन द हैबिटेट यदि हाई है तो वो उसको डिफेंड करेगा, यानी कि P के लिए 1 होना चाहिए, तो P का 1 है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर इन द हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या पैची है, यानी यदि यूनिफॉर्म है तो मतलब वो एक तरीके से हर जगह प्रेजेंट है। पैची का मतलब है कि कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो जो मेल है उसके लिए कौन सा एरिया चूज करेगा, वो यूनिफॉर्म वाला या पैची वाला, ताकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो देखो यहाँ अगर ऐसा है कि एक एरिया है, इस एरिया में हर जगह फ्लावर है इस तरीके से, तो उस मेल के लिए इस पूरे एरिया को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया हो गया है, वो अकेला उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा एरिया है जहां पर यहाँ बहुत सारे प्लांट पैच में प्रेजेंट हैं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, इस तरीके से कुछ यहाँ है, तो मेल के लिए इतना एरिया डिफेंड कर पाना थोड़ा आसान रहेगा एज कंपेयर टू कि वो पूरे को डिफेंड करे, ठीक है। तो जिस हैबिटेट में जो फ्लावर है अगर वो पैची है यानी कि क्लस्टर में प्रेजेंट है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उस मेल के लिए डिफेंड करना। तो इस तरीके से Q का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो Q का रहेगा सेकंड। ओके, इसके बाद देखिए, नेक्टर डिप्लीशन रेट ऑफ फ्लावर लो होना चाहिए, यानी कि फ्लावर के अंदर अगर नेक्टर कम हो जाएगा तो फीमेल नहीं आएंगी, तो मेल उसको डिफेंड क्यों करेगा टेरिटरी को। तो फ्लावर के अंदर जो नेक्टर है उसका जो डिप्लीशन रेट है वो लो होना चाहिए, मतलब फ्लावर में नेक्टर कम नहीं होना चाहिए, उसका रेट जो है कम होने का वो कम होना चाहिए,
तो लो रहेगा तो वो डिफेंड करेगा इसको, यानी आर का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखिए एस में लिखा है नेक्टर रिन्यूअल रेट ऑफ फ्लावर, यानी कि अगर फ्लावर में नेक्टर कम हो भी गया है, फ्लावर उसको फिर से बनाता है, फिर से रिन्यू कर देता है, तो उसका रेट हाई होना चाहिए। यानी कि अगर खत्म हो भी रहा है तो फ्लावर जल्दी से उसको फिर से फिलअप कर देता है, तो वो रेट हाई होगा तो भी एक मेल के लिए ये उसको डिफेंड करना थोड़ा सा बेनिफिट लगेगा। तो इस तरीके से एस का हो जाएगा 1, और यहाँ सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, यहाँ ये दिया है बाय एक्सप्रेसिंग द EGF लाइक लिगेंड LIN3 द C elegans anchor cell directly trigger the vulval development. LIN3 act at a distance and has a graded action. The level of LIN3 can be controlled by using the various genetic techniques. अच्छा, इसके बारे में आपको बता दूं, जो C elegans होते हैं उनके अंदर वल्वल एक सेक्स ऑर्गन होता है जो कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये जो वल्वा बनता है इसके लिए एक फैक्टर और सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। एक सेल है जिसका नाम है एंकर सेल। ये एंकर सेल EGF लाइक फैक्टर LIN3 को फॉर्म करता है, और ये LIN3 जिस भी सेल पर आकर के एक्ट करता है वो प्राइमरी वल्वल सेल बनाते हैं। जिन पर वो थोड़ा कम होता है वो सेकेंडरी हो जाते हैं, जिन पर ये बहुत कम मतलब जिनसे बहुत दूरी पे होता है वो टर्शरी या हाइपोडर्मिस सेल बना देते हैं। यानी कि ये जो LIN3 होता है ये डिस्टेंस के बिहाफ पर काम करता है, यानी LIN3 जिसके सबसे पास में होगा वो प्राइमरी वल्वल सेल बनेगा, जिससे थोड़ा दूर होगा वो सेकेंडरी बनेगा, और जिसके इससे काफी दूर होगा वो टर्शरी या हाइपोडर्मिक सेल बना देते हैं। तो ये LIN3 जो है डिस्टेंस के तरीके से मतलब डिस्टेंस के बिहाफ पर एक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताया हुआ है, ये एंकर सेल है और यहाँ पर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेल बन रहे हैं, तो कंडीशन अलग अलग हो जाएंगी। अब देखो यहाँ, अब अगर फर्स्ट में दिया है वाइल्ड टाइप वर्म्स ग्रो ऑन द एम्प्टी वेक्टर RNAi। RNAi एक इंटरफेरेंस RNA होता है जिसका टारगेट होता है किसी स्पेसिफिक RNA को ब्रेक कर देना। तो यहाँ हमने RNAi रखा है कि जो भी RNA LIN3 बनाता है ये उसको टारगेट करेगा, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर वाइल्ड टाइप वर्म है जिसमें जो वेक्टर है उसमें RNAi है ही नहीं, तो मतलब नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ बता तो दिया है कि ऐसा वेक्टर है जिसमें RNAi है ही नहीं, तो मतलब वहां RNAi नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जहां पर एंकर सेल होता है वो प्राइमरी बनते हैं, जहां पर एंकर सेल बिल्कुल मतलब कम होता है तो सेकेंडरी बनते हैं, और ज्यादा दूर पे रहेगा तो टर्शरी बनेंगे। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन है तो वहां ये वाला फिनोटाइप रहेगा, यानी कि इस तरीके से सेल का फेट रहेगा। तो ए का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ए का सेकंड हमें फर्स्ट में और सेकंड में दिया है, इनको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए LIN3 म्यूटेंट विद अ स्टॉप कोडोन इन एक्सोन 3, यानी कि वो mRNA जो LIN3 बनाएगा उसमें स्टॉप कोडोन आ गया है, यानी LIN3 नहीं बनेगा। और देखो अगर LIN3 नहीं बनेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं बन पाएंगे, सारे टर्शरी हो जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी कब बनता है जब लिन जिसके सबसे पास होता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शरी। लेकिन अगर लिन नहीं है तो सारे टर्शरी बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि LIN3 में म्यूटेशन हो गया है, मतलब उस mRNA में म्यूटेशन हो गया है जो LIN3 बनाने वाला है, यानी LIN3 बना ही नहीं है, तो सारे सेल कैसे हो जाएंगे, टर्शरी हो जाएंगे। एंकर सेल है भी लेकिन LIN3 तो नहीं बन रहा है, तो सारे क्या हो जाएंगे, टर्शरी हो जाएंगे। इस तरीके से बी का हो जाएगा थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखिए वाइल्ड टाइप वर्म ग्रोन ऑन द LIN3 RNAi, यानी यहाँ पर वर्म तो कैसा है, वाइल्ड टाइप है, लेकिन यहाँ हमने RNAi डाल दिया है, यानी कि मेरे पास ये एक mRNA है जो आगे जाकर के बनाता है LIN3, और यहाँ मैंने इसका एंटी RNA डाल दिया है जो इससे बाइंड करता है और बाइंड करके इसको LIN3 नहीं बनाने देता है। तो यहाँ हमने ये डाला है, डालने के बाद ये इससे बाइंड करेगा, LIN3 नहीं बनाने देगा, लेकिन फिर भी LIN3 थोड़ा थोड़ा तो बनेगा, क्योंकि वाइल्ड टाइप हमने वर्म लिया है, तो थोड़ा LIN3 तो बनेगा, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ LIN3 बहुत ही कम बना है,
तो जो बिल्कुल वो सेल जो बिल्कुल लिन3 के पास में होगा वो तो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे टर्शरी हो जाएंगे क्योंकि लिन3 का अमाउंट बहुत ही कम है। सो जो उसके बिल्कुल पास में है वो तो प्राइमरी बन गया है, बाकी सारे टर्शरी रह जाएंगे क्योंकि उनके पास लिन3 पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो वहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां एंकर सेल है वहां लिन3 कम बन रहा है तो केवल ये प्राइमरी रहेगा, बाकी सब टर्शरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से सी का हो जाएगा फोर्थ, तो सी का फोर्थ दिया है। ठीक है, आगे देखिए, वाइल्ड टाइप वर्म एक्सप्रेसिंग अ मल्टी कॉपी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एरे ऑफ द लिन3 जीन, यानी कि ऐसा कुछ हुआ है कि लिन3 कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, यानी कि वो mRNA ज़्यादा बन रहे हैं जो आगे जाकर के लिन3 बनाएंगे। तो उससे होगा क्या कि लिन3 इतना ज़्यादा है कि उसके जो पास में है वो तो प्राइमरी में कन्वर्ट हो ही रहा है, उसके जो थोड़े से दूर पे हैं वो भी प्राइमरी में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, लिन3 इतना ज़्यादा हो गया है। तो कंडीशन ये रहेगी कि जो बिल्कुल पास में है वो भी प्राइमरी, जो थोड़ा डिस्टेंस पे है वो भी प्राइमरी, क्योंकि लिन3 ज़्यादा बन रहा है, और ये सेकेंडरी, और फिर बिल्कुल जो दूर में हो गए हैं केवल वो टर्शरी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डी का हो जाएगा 1, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। कॉलम एक्स में आपको दिया हुआ है सेंसरी नर्व फाइबर एंड कॉलम वाई में आपको दिए हैं सेंसरी रिसेप्टर्स कनेक्टेड टू डिफरेंट सेंसरी नर्व। आपको बताना है कि कौन सी सेंसरी नर्व फाइबर के लिए कौन सा सेंसरी रिसेप्टर है। अच्छा, सेंसरी नर्व फाइबर क्या होती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती हैं ब्रेन के पास। जैसे मानो ये मेरा हाथ है, यहाँ पर कुछ भी अगर मैं टच करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, सेंसरी नर्व है जो सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के मेरे ब्रेन में जा रही हैं, तो उसको सेंसरी नर्व कहेंगे। ठीक है, तो देखो, सेंसरी नर्व फाइबर आर ऑल्सो नोन एज एफरेंट नर्व फाइबर्स आर एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन दैट कैरी इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये मेरा हाथ है, यहाँ अगर मैं अपने हाथ को किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर लगाती हूँ तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर पर जाकर के चीज़ें, मतलब जो भी हुआ है बाहर वो उसको फील होता है। तो सेंसरी रिसेप्टर इस चीज़ को सेंसरी नर्व को देता है, फिर सेंसरी नर्व उनको हमारे ब्रेन में पहुंचाती है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी सेंसरी नर्व के लिए कौन सा रिसेप्टर होगा। इन सेंसरी नर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IA, IB, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो जो फर्स्ट ए या फिर 1A सेंसरी फाइबर होती है या फिर सेंसरी नर्व फाइबर होती है, उसके लिए जो रिसेप्टर है वो मसल्स स्पिंडल एनुलोस्पाइरल एंडिंग होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ मैच करेंगे कि जो 1I है या IA जो है, ये क्या होता है, इसका रिसेप्टर क्या है, मसल स्पिंडल एनुलोस्पाइरल एंडिंग होता है। ये डायरेक्ट बातें याद करने की है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है समझाने का, आपको खुद से याद करना पड़ेगा कि कौन सी नर्व फाइबर का कौन सा रिसेप्टर है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है। इसके बाद जो IB होता है वो गोल्गी टेंडन ऑर्गन के लिए होता है, तो IB का फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो होता है वो मसल स्पिंडल फ्लोवर स्प्रे एंडिंग के लिए होता है, तो C का 1 हो जाएगा। और इस तरीके से जो थर्ड होता है वो पेन एंड कोल्ड रिसेप्टर के लिए मतलब फाइबर होती है, तो इस तरीके से D का हो जाएगा सेकंड। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सारे हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।